नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत और अमेरिका एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद संभालने के बाद जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बार फोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी और उम्मीद जताई कि जो बाइडेन के साथ काम करते हुए भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया है कि जो बाइडेन से बातचीत में हमने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की, अपनी प्राथमिकताएं साझा की और जलवायु परिवर्तन के संबंध में सहयोग की ओर बढ़ने पर सहमति जताई है। साथ ही कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे बाहर शांति और सुरक्षा के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। जो बाइडेन ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन से ये पहली बातचीत है। आज की चर्चा में हम भारत और अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी पर हुई बातचीत पर चर्चा का विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर एम्बेसडर प्रभुदयाल जी, साथ ही मेरे साथ हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, चेयरपर्सन सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट जेएनयू। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। दयाल सर, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन जब से बने हैं, उन्होंने शपथ ली, उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत, शुभकामनाएं दी, लेकिन एक जो ये फॉर्मल बातचीत हुई है, हम क्या माने कि जो जरूरी मुद्दे थे उन पर मोटे तौर पर जिक्र जरूर हुआ है? यहाँ जी, आपने बिल्कुल ये सही अंदाजा लगाया कि जो जरूरी मुद्दे थे उन पर अवश्य बातचीत हुई होगी और हुई। अब देखिए, अमेरिका में चाहे जो भी राष्ट्रपति बने, वो अमेरिका के अपने हित में ही कार्य करना चाहेगा। नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा वो अपने नजर में रख के विदेश नीति बनाएंगे, चाहे वो ट्रंप थे, चाहे उसके पहले कोई भी राष्ट्रपति रहे हो, ओबामा, बुश या अब जैसे राष्ट्रपति जो बाइडेन है। वो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट क्या है, इनको ठीक से समझ के फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति का आधार करेंगे। अब देखिए, अमेरिका इस वक्त ऐसी संकट से निपट रहा है जिसका बहुत हद तक चीन जिम्मेदार है। अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी पे काफी जोर है और इकोनॉमी जो है प्रेशर में है। बहुत हद तक ये चीन की करतूतों की वजह से है। इसके अलावा चीन न सिर्फ अपना इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म दिखाता रहा है, बट साथ साथ देखिए अब वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी दिखा रहा है। न सिर्फ देखिए भारत पर जिस तरह से उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उसने जिस तरह से कार्रवाई करनी शुरू की है और हमको ये जिताने की कोशिश की है कि वो अपनी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आगे बढ़ाना चाहता है इनटू लद्दाख। इसके अलावा देखिए पूरे साउथ चाइना सी में जो चीन है, जिस तरह से वो टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म करने की कोशिश कर रहा है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहा है, ये जो बात है इससे सब देश परेशान है। अब मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि सबको ये पता है कि अगर चीन से निपटना है और चीन को काबू में रखना है तो इसमें भारत की भूमिका बहुत अहम रहेगी। देखिए, ये पूरे रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। इसमें इंडो लफ्ज का इस्तेमाल करके ही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत की बहुत अहम भूमिका है इस पूरे रीजन में। अब ये कोशिश की गई है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और इस रीजन में जो मेजर प्लेयर्स हैं उनकी बैठकें हुआ करें और वो अपनी जो नीतियां हैं वो मिलकर के बनाएं। इस संदर्भ में क्वाड का गठन किया गया था। अब क्वाड जो है वो फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर 2 बार मिल चुका है। अभी हाल में अक्टूबर में टोक्यो में इसकी मीटिंग हुई थी। अब इससे आगे बढ़ के ये कोशिश की जा रही है कि क्वाड कंट्रीज की एक समिट मीटिंग वर्चुअल लेवल पे हो, मतलब ई मीटिंग हो, लेकिन समिट स्तर पर। और ये बात कुछ सुनने में आई है कि अमेरिका की तरफ से इसमें इनविटेशन जाने लगे हैं। जापान में एक न्यूज़पेपर ने इसका जिक्र किया है। तो बात ये स्पष्ट होती जा रही है कि जो समस्या है ये बहुत ही गंभीर है
और इससे निपटने के लिए जो बाइडेन चाहते हैं कि वो क्वाड कंट्रीज के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनके साथ मिल बैठ के बात करें और विचार विमर्श करें ताकि आगे की नीति तय की जा सके। तो मेरे विचार में जो प्रधानमंत्री और जो बाइडेन की बातचीत हुई है उसको मैं इस संदर्भ में भी देखना चाहूंगा कि किस तरह से न सिर्फ भारत और अमेरिका साथ काम करेंगे बल्कि इसके अतिरिक्त जो दूसरी कंट्रीज हमसे राय हमसे मिलती है उनकी हमारे साथ विचार विमर्श करती रही है वो भी इकट्ठा होकर उच्च स्तरीय बैठक में चाहे ई लेवल पे हो लेकिन अपनी राय एक दूसरे के सामने प्रकट करें ताकि इकट्ठा हम बैठ के एक नीति बनाएं कि किस तरह से ये चीन से जो संकट पैदा होते जा रहे हैं इसको हम काबू करें। मेरे विचार में प्रधानमंत्री और बाइडेन की बात को मैं इस संदर्भ में देखूं। ठीक है प्रोफेसर सिंह, आप क्या कहेंगे जिस तरह से दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय विकास, व्यापक भू राजनीतिक संदर्भ पर चर्चा की और ये माना कि भारत अमेरिकी साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा रणनीतिक हितों के लिए प्रतिबद्धता से मजबूती से जुड़ी हुई है। और जैसे मैंने कहा कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो मुक्त, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों को साथ काम करना होगा। इसका महत्व दोनों नेताओं ने एक तरह से दोहराया है। और जिस तरह से दयाल सर अभी कह भी रहे थे, इससे पहले अगर हम थोड़ा सा जाएं और हम गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन देखें तो जिस तरह से बाइडेन ने चाइना को एक चुनौती मानते हुए एक तरह से चाइना पॉलिसी को काफी हद तक साफ किया था, उसके बाद हम क्या माने, एक भारत के लिए क्या एक साफ संकेत मिल रहा है, खासकर साउथ चाइना सी की बात करें या फिर इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर बात करें या पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बात करें, तो कहीं ना कहीं चिंताएं एक समान नजर आ रही हैं दोनों देशों की। प्रीति, भारत और अमेरिका के रिश्तों में पहले उम्मीदवार जो बाइडेन और फिर निर्वाचित जो बाइडेन हुए जब राष्ट्रपति, तब भी कुछ इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत के साथ उनके संबंध किस तरह के होंगे। और उसी में आप देखें कि ये भी बात उठी कि वो अपने भाषणों में हिंद प्रशांत महासागर की बात ना करके एशिया प्रशांत की बात करते रहे। तो ये भी बात उठी कि वो हिंद प्रशांत महासागर को लेकर उनकी क्या सोच होगी। तो जब वो राष्ट्रपति चुने गए और उनका ऑफिस में स्वेयरिंग इन हो गया, उसके बाद आप देखें कि पहले तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कुर्ट कैम्पबेल उनका नाम है, जो प्रशांत महासागर और हिंद प्रशांत महासागर पर अच्छे विद्वान माने जाते हैं, उनको उन्होंने नियुक्त किया कोऑर्डिनेटर फॉर इंडो पैसिफिक। तो उससे लगा कि इंडो पैसिफिक पर उनका पूरा ध्यान रहेगा। और यहां तक भारत के साथ मिलकर वहां शांति और व्यवस्था बनाने की बात है, उसमें जब आप टेलीफोन की बात करते हैं तो ऐतिहासिक तौर से आप देखें कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने जब शपथ ग्रहण करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले दो पड़ोसी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं फोन पर, कनाडा और मेक्सिको, और उसके बाद यूरोप में जितने भी उनके जो अलायंस पार्टनर हैं उनसे बात करते हैं। तो वो जो ऐतिहासिक तरीका है उससे हटकर 9वें राष्ट्राध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री, जिनकी गत सोमवार को बातचीत हुई राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ। तो जैसा अभी कहा गया कि भारत का जो महत्व है वो लगातार बना रहेगा और बढ़ेगा अपने आपसी रिश्तों को लेकर। किस तरह से जो बाइडेन पूरे विश्व पर अमेरिका का प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे। अब बात करते हैं कि हिंद प्रशांत महासागर पर इस फोन पर क्या बात हुई। मैं 4 बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो भारत ने कहा कि वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जो अमेरिका की एक नीति है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ट्रंप के चलते वो नीति बहुत आगे बढ़ी, तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक भारत का समर्थन उसको मिलता है। और उसमें खास दूसरी बात ये कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जिसका सीधा जो संकेत है वो चीन के ऊपर हो जाता है, दक्षिण चीन सागर में जो उनका दबदबा है। और तीसरी बात भारत ने कही कि वो क्षेत्रीय संप्रभुता को ध्यान में रखेगा, अपनी सुदृढ़ बनाएगा जो दोस्ती अमेरिका के साथ, इसलिए कि क्षेत्रीय संप्रभुता बनी रहे। और उसका सीधा संकेत फिर चीन पर है, और यहाँ चीन सागर पर, दक्षिण चीन सागर पर नहीं बल्कि भारत चीन सीमा पर उसका सीधा संकेत है। और आखिरी बात बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने जो बात की कि जो ढांचा है सुरक्षा का इस क्षेत्र में, हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, उसमें
जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है वो बड़ा महत्वपूर्ण एक तरह से अंग उसका बन जाएगा, जो अभी तक आसियान देशों की हम कहते हैं कि वो केंद्रित रहेंगे इस ढांचे में, उसमें ये थोड़ा अलग हो जाता है कि जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत और अमेरिका हैं और शायद और भी कुछ देश यूरोप के या इस क्षेत्र के जुड़ने की अपेक्षा करते हैं, तो आसियान से हटकर शायद ये क्वाड आने वाले समय में भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे केंद्र इस क्षेत्र के सुरक्षा के ढांचे की। तो कुछ नए संकेत भी मिलते हैं और बनी रहेगी सुदृढ़ता, इसके संकेत भी मिलते हैं इस टेलीफोन कॉल से। ठीक है। प्रभुदयाल सर, आपने और प्रोफेसर सिंह ने जैसे क्वाड के बारे में जो बातें कही हैं कि बहुत जल्द हो सकता है कि जो बाइडेन बहुत जल्द एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकता है एक बैठक करें क्वाड देशों के साथ। और जब हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि क्वाड अपने आप में काफ़ी अहम भी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, जब चाइना पॉलिसी पर बाइडेन ने बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि जब अमेरिका के हितों की बात होगी तो वो चाइना के साथ मिलकर काम करने से भी नहीं कतराएंगे। इसको किस संदर्भ में देखा जाए और कैसे समझा जाए? देखिए, चाइना के साथ काम करने की तो वो अवश्य कोशिश करेंगे और कर ही रहे हैं। जो अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत की और ये कोशिश दोनों ने की कि जो एक दूसरे की बात समझे। लेकिन असली बात यह है कि उनमें इतनी दूरी है कि ये बातचीत बहुत सख्त रही और ऐसा नहीं लगा कि दोनों में किसी तरह का जो आपस में जो उनके विचार उनमें मिलाप हो सकता है। हाँ। दूरी ही ज्यादा जाहिर हुई। अब देखिए, चीन जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में अब कुछ जिसको हम कह सकते हैं गुंडागर्दी या दादागिरी, ये हर तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल सीज की जैसे बात होती है, तो आप ये देखेंगे कि जो साउथ चाइना सी है, जो हमेशा से एक फ्री नेविगेशन के लिए होता था, अब चीन ने उस पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की है। और चीन कहता है कि ये जो पूरा पूरा साउथ चाइना सी है, जिसका क्षेत्र 1.3 मिलियन स्क्वायर माइल्स है, चीन कहता है ये पूरा पूरा जो है हमारा टेरिटोरियल सी है। और उसने कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स पे अपने बेसिस वगैरह बना के अपनी जो टेरिटोरियल लिमिट्स हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है और दूसरों को सता रहा है। चीन जो है वो उस क्षेत्र के जो दूसरे छोटे राज्य हैं, राष्ट्र हैं, उनको चीन सताता है। तो चीन की इस तरह की दादागिरी को रोकने के लिए क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो दूसरे देश हैं कोशिश ना करें? उनको अवश्य कोशिश करनी होगी। चीन से जापान भी काफी नाक में दम चीन ने किया हुआ है। वो सेंकाकू आइलैंड्स जो हमेशा से जापान के कंट्रोल में रहे, चीन जो है उन पे अपनी सॉवरेनिटी दिखाने की कोशिश करता है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध चीन ने कुछ ऐसे सैंक्शंस लगाए हैं जिससे ऑस्ट्रेलिया को बहुत नुकसान हुआ है। भारतवर्ष को तो नुकसान पहुंचाया ही है। अमेरिका भी अपने हित को देखता है कि वो चीन से नुकसान पहुंच रहा है। तो हर तरह से हम ये पाते हैं कि जो चीन है वो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स में, और इस तरह की उसकी जो नीति है उसको रोकने के लिए दूसरी कंट्रीज को मिल बैठ के एक पॉलिसी बनानी होगी। अब ये तो इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि इस रीजन में अगर सही कार्य हो सकता है तो वो भारत के बगैर नहीं हो सकता। अब भारत के भी कुछ इंटरेस्ट है। देखिए, जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो अमेरिका का फोकस उधर पैसिफिक की तरफ ज्यादा होता है। हमारा ठीक है, उधर भी फोकस है, लेकिन हमारे विचार में इंडियन ओशन अफ्रीका की जो बाउंड्री, जो अफ्रीका की जो सीज हैं, उसकी जो बाउंड्री लाइन है वहां तक जाता है, क्योंकि वहां पर भी चीन जो है उसने अपनी जो नीतियों से अपना दबदबा बनाने की कोशिश की और हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान में उसने ग्वादर का बेस बनाया है,
इस तरह से अफ्रीका में कुछ बेसिस बना रहे हैं। हमको चीन की नीतियों से नुकसान पहुंचने के इम्कान है। तो इस संदर्भ में भी हमको अमेरिका के साथ स्पष्ट तौर पर विचार विमर्श करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी बात भी अमेरिका को समझनी चाहिए कि न सिर्फ वो पैसिफिक रीजन में चाइना को कंट्रोल करना है, पर इस पे भी पैनी नजर रखनी होगी कि चीन जो है वो अरेबियन सी से लेके पूरा गल्फ ऑफ एडन तक जो है अपनी पॉलिसीज को किस तरह से अग्रेसिवली इंप्लीमेंट कर रहा है। तो ठीक। चीन से जो अग्रेसिव पॉलिसी पैदा हो रही है उसको रोकने के लिए हम सब जो कंट्रीज हैं इनको साथ कार्य करना होगा, और इस संदर्भ में क्वाड का एक बहुत ही अहम बिल्कुल रोल रहेगा। बिल्कुल। तो प्रोफेसर सिंह, क्या हम इसको इस तरह से समझें, क्योंकि अभी हम अगर दिन के हिसाब से देखें तो शपथ ग्रहण किए हुए जो बाइडेन को 1 महीना भी नहीं हुआ है, उसके बाद हम जिस तरह से हम उनकी टीम देख रहे हैं, उस टीम को लेकर जो बातें हैं, खासतौर से पिछले 2 हफ्तों में अगर देखें तो एनएसए अजीत डोभाल की यूएस एनएसए से बातचीत, हमारे विदेश मंत्री की यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बातचीत, और साथ ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की डिफेंस सेक्रेटरी के साथ बातचीत, ये कई दौर हैं जो हम हाल के दिनों में देख चुके हैं। माना जाए कुछ जो शंकाओं को लेकर बात हो रही थी कि बाइडेन जब राष्ट्रपति बनेंगे तो भारत को लेकर, हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर क्या नीतियां उनकी रहेंगी, इस पर जो थोड़े बहुत शंका के बादल थे वो कहीं ना कहीं अब छटे हैं, और रास्ता, एक विजन बिल्कुल क्लियर है अब हमारे सामने उनका। भारत के साथ जो उनकी साझेदारी है, जो हिस्सेदारी है, उसमें दोनों पार्टियों का समर्थन हमेशा से रहा है, और बहुत से संस्थान अभी बन चुके हैं, जैसे 2+2 2+2 डायलॉग होता है, वो अमेरिका अपने बहुत ही खास जो उसके अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ उस तरह की बात करता है, वो भारत के साथ बात करता है। आपने जैसे कहा कि अलग अलग स्तर पर बातचीत लगातार जारी है। इसके चलते कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का पूरा ध्यान फिलहाल महामारी से लड़ने पर झुका हुआ है, उसके साथ साथ उन्होंने कुछ कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज में वापस जाने की बात हो या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वापस जुड़ने की बात हो। तो भारत को किस तरह से वो मापता है, देखता है, उससे जो हाल ही में बातचीत हुई है, जो रुझान नजर आया है, उससे लगता है कि वो भारत को अपना एक बहुत ही बड़ा हिस्सेदार मानता है। इसी के चलते वो कोशिश करेगा कि वापस जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व है पूरे विश्व पर, वो किस तरह से बने। और जो बाइडेन बार बार कह चुके हैं कि वो अपने साथी देशों को साथ लेकर, अपने साझेदार और हिस्सेदार देशों को साथ लेकर, संस्थानों को और मूल्यों को साथ लेकर ही वो चुनौतियों का सामना करेंगे। तो यदि चीन, वो कहते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है आज, तो उसमें वो दूसरे देशों को साथ लेकर चीन से सुलझने की कोशिश करेंगे, जिसमें भारत का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि भारत चीन का सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा पड़ोसी है, और उसको साथ लेकर ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है जो कोशिश करेंगे, जो रणनीति बनाएंगे, उसमें भारत बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा, चाहे वो हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र की बात हो या खास चीन की बात हो। जितनी भी विदेश नीति का रुझान जो बाइडेन राष्ट्रपति का रहेगा, वो मुझे लगता है उसमें भारत हमेशा नजर आएगा कि एक अहम भूमिका निभा रहा है। अब भारत अपनी भूमिका को किस तरह से तैयार करेगा, उसमें भारत के राष्ट्रहित जुड़े रहेंगे, खासकर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर या महामारी के मुद्दे को लेकर या ये एनवायरनमेंट को जो इशू है। तो ये सब इशू, जैसे अभी सोमवार की जो फोन कॉल में आपने देखा कि उन्होंने क्षेत्रीय संप्रभुता पर इसलिए जोर दिया क्योंकि ये क्षेत्रीय संप्रभुता का झगड़ा भारत और चीन में चला हुआ है। बिल्कुल, ये क्षेत्रीय संप्रभुता का झगड़ा अमेरिका और चीन में तो नहीं है। तो उनकी बातचीत में किस तरह से जो आपसी उनके अपने अपने राष्ट्र हित हैं, उनको किस तरह से शामिल किया जाए, तालमेल उनका कैसे बनाया जाए। इसीलिए एक तरफ हम क्षेत्रीय संप्रभुता की बात सुनते हैं कि बात हुई सोमवार को टेलीफोन पर, उसके साथ साथ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो अमेरिका चाहता है, वो भी बात हुई। तो दोनों के राष्ट्र हितों को किस तरह से तालमेल उसमें बनाया जाए ताकि योगदान बढ़ सके दोनों तरफ से, और हिस्सेदारी और साझेदारी और भी सुदृढ़ हो। इसके मुझे लगता है कि संकेत धीरे धीरे सामने आने शुरू हो गए हैं, और भारत का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने को तो है ही,
पर अमेरिका की विदेश नीति को आगे बढ़ाने में भी भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। ऐसा शुरुआती जो बातचीत हो रही है उससे साफ जाहिर है। ठीक है। और प्रभुदयाल सर, अगर हम कुछ और मुद्दों पर बातचीत को देखें तो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौती है उसका हल एक साथ मिलकर निकालने की बात को स्वीकार भी किया है। हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती को भारत भी कितनी गंभीरता से लेता है। कार्बन उत्सर्जन के मामले में बात करें तो भारत काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है। और अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलावा पेरिस जलवायु समझौते में भी अमेरिका को शामिल कर रहे हैं जो बाइडेन, क्या हम माने न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए कि ये पॉजिटिव संकेत है इस दिशा में अच्छे कदम उठाने को लेकर? देखिए, जो बाइडेन ने तो ये शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि वो अमेरिका को फिर से एज एन इंटरनेशनल प्लेयर दुनिया के सामने ले आएंगे। ट्रंप ने बहुत हद तक अमेरिका को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से दूर कर दिया था। उन्होंने WHO को छोड़ दिया था, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से उन्होंने छुट्टी ले ली थी। लेकिन जो बाइडेन का ये मानना रहा है कि अमेरिका एक ग्लोबल प्लेयर है और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अमेरिका को एक बहुत अहम रोल अदा करना है। तो ये तो लाजिम था कि वो फिर से पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में वापस आएंगे और भारतवर्ष के साथ उनका हमेशा से ताउन रहा है जब वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो ये मेरा मानना है कि ये दिशा तो निश्चित थी कि क्लाइमेट अकॉर्ड के संबंध में जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो भारतवर्ष और दूसरे देशों के साथ कार्य करने की कोशिश करेंगे। अब मैं एक और बात पे जरा जोर देना चाहूंगा, जैसा हमारे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उनको समझना होगा। अमेरिका के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी सुरक्षा जरूरतें हैं, डिफेंस नीड्स, उनको वो नजरअंदाज ना करे। देखिए, अमेरिका कहता है कि भारतवर्ष जो है वो अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब हम उनके अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं तो हमारी जो डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो क्यों नहीं समझते हैं? हम रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं और अमेरिका में ये बात शुरू हो गई कि शायद भारत के खिलाफ कैसा सैंक्शंस लग जाएंगे। अब हम ये मिसाइल सिस्टम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनसे हमारी जो डिफेंस और सिक्योरिटी नीड्स हैं उनकी पूर्ति होती है। लेकिन अगर हमारे इस खरीदारी से अमेरिका हम पे सैंक्शन लगाता है तो हम किस तरह के उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहते हैं? अमेरिका को समझना चाहिए कि ये जो भारत की जो खरीदारी है S-400 मिसाइल सिस्टम की, ये भारत को तंदुरुस्त करेगी और भारत के जो डिफेंस रिक्वायरमेंट्स इनको पूरा करेगी। और ऐसा करना चीन से टक्कर लेने के लिए, चीन से जो संकट हमारे लिए पैदा हो रहा है उससे निपटने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर अमेरिका चाहता है कि हम चीन के खिलाफ खड़े हो सकें और चीन से हम जिस तरह से भी निपट रहे हैं इस तरह से निपटते रहें और उससे आगे भी हम बढ़ सकें, तो अमेरिका हम पे सैंक्शंस लगाने की क्यों बात कर रहा है? इसके अलावा देखिए, अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री चाहती है कि भारतवर्ष को वो डिफेंस इक्विपमेंट बेचे। कई स्तरों पे ये बात हो रही है। अब 4 एग्रीमेंट्स भी हो गए जो अमेरिका दूसरे देशों के साथ करता है अगर डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है तो अगर भारतवर्ष पे वो सैंक्शन लगाते हैं तो फिर अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री हमको किसी तरह से वेपन्स कैसे परचेज हम कैसे उनके साथ कर सकते हैं? तो अब ये पूरी तरह से जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना चाहिए कि भारत अगर उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो ये सैंक्शंस जैसी बेतुकी बात तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर हम उनके साथ चीन के खिलाफ खड़े होकर चीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो दोनों देश चाहते हैं, तो फिर हमारे ऊपर सैंक्शंस की तो किसी तरह से बात ही नहीं होनी चाहिए और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को साफ कर देना चाहिए कि ये पूरी बात बेबुनियाद है। ठीक है। और छोटा सा कमेंट में प्रोफेसर सिंह आपसे ये भी समझना चाहूँगी, जब जैसा अभी दयाल सर ने भी कहा कि जब हम उनके साथ अमेरिका के साथ मिलकर चीन की चुनौती के खिलाफ खड़े होने की बात कर रहे हैं, जो विस्तारवादी नीतियां हैं उसके खिलाफ हम अमेरिका का साथ देंगे और अमेरिका हमारा साथ देगा, परस्पर सहयोग होगा आपस में, तो कहीं ना कहीं
थोड़ा सा अलग हटकर मैं आपसे बात करूं, जिस तरह से हम अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की बात कर रहे हैं, अमेरिका भी कहीं ना कहीं इसका हिमायती है। और अब जो बाइडेन के आने के बाद हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो चीन वहां पे भी कम चुनौती नहीं है। वीटो पावर का इस्तेमाल करना वो भी कम चुनौती की बात नहीं है। तो क्या माने कि भारत के प्रतिनिधित्व को लेकर, उसकी स्थायी सदस्यता को लेकर क्या हमें अमेरिका ज्यादा मुखर होता दिखाई देगा? और ना सिर्फ भारत के प्रतिनिधित्व को लेकर बल्कि हम जानते हैं कि और देशों का भी प्रतिनिधित्व है जो एक तरह से ड्यू है, जो होना चाहिए वहां। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ में और खासकर सुरक्षा परिषद में परिवर्तन लाने की जरूरत है, इसमें दो राय नहीं है। पर क्या ये संभव है, शायद ये जटिल प्रश्न है। और मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बहुत परिवर्तन आने वाला है आने वाले समय में। यहां तक अमेरिका के रुख की बात है, अमेरिका ने, आपको याद होगा प्रेसिडेंट ओबामा 2010 में भारत आए थे, तब से भारत के बारे में उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत को ये स्थायी सदस्यता और वीटो मिलनी चाहिए। पर आपने जैसे कहा कि चीन भी वीटो पावर है और इस पर वो रोक लगा सकता है। पर उसके साथ साथ वीटो ना होने के चलते भी भारत की जो साख बढ़ी है, वो आप देखें कि विश्व भर में भारत की बातचीत को किस तरह से सुना जाता है, समझा जाता है। भारत अभी 8वीं बार अस्थायी सदस्यता के तौर पे सुरक्षा परिषद में बैठ रहा है जनवरी से। और इस चुनाव में, जो खुला चुनाव होता है, 193 देशों में से 184 देशों ने भारत का समर्थन किया था। तो वीटो होना अपने आप में हाँ बहुत बड़ी बात है। पर वीटो के ना होते भी भारत की जो साख है, जो प्रभाव है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। और भारत अपनी बात कैसे कहता समझाता है, उसका प्रभाव अमेरिका पर भी पड़ेगा। और अमेरिका हमारे साथ मिलकर बहुत काम आगे करे, भारत अमेरिका बहुत मिलकर योगदान देंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अच्छी साझेदारी में कोई असमंजस या समस्या ना हो, ये संभव नहीं होता। हमारी अड़चने रहेंगी आपसी रिश्तों में, पर उन चिंताओं को, उन अड़चनों को कैसे सुलझाया जाता है, उसमें बदलाव आपको नजर आएगा। तो सैंक्शंस की बात होती है तो ऐसी बात उठेगी वहां अमेरिका में इन चीजों को लेकर, यदि भारत रूस के संबंध आगे बढ़ते हैं सुरक्षा रक्षा को लेकर। तो उन चीजों को सुलझाया कैसे जाए, उसमें परिवर्तन आपको नजर आएगा। और मुझे लगता है कि वो अपने आप में बड़ी समस्या नहीं बनने वाले आपसी संबंधों में। बिल्कुल। और इसी के साथ आज की चर्चा का समय पूरा हो रहा है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपका, प्रभुदयाल सर आपका, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो जाहिर है कई ऐसे क्षेत्र और कई ऐसे साझा वैश्विक चुनौतियां हैं जहां भारत और अमेरिका दोनों देशों के लिए एक दूसरे का सहयोग बेहद जरूरी है। ये सहयोग सामरिक, व्यापारिक, कूटनीतिक साझेदारी बढ़ाने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कई और क्षेत्रों में रिश्तों को नई ऊंचाइयां देने में मदद करेगा। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।